देखिए, ध्यान दो इधर। ये बतरान हो गई, बैठ जाओ, शांति से जाओ। अब बातचीत मत करिए बिल्कुल है। काय ए, वो बुलाओ इधर, ध्यान दो। हमने अभी तक सेल पढ़ लिया है, कोशिका पढ़ लिया है। कोशिका की संरचना, कोशिका के प्रकार और कोशिका का विभाजन। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था और बताया था आपको कि हमारा जो शरीर होता है वो मिलकर बना होता है कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनता है हमारा पूरा शरीर। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, ऊतक को टिश्यू कहते हैं, अंग को ऑर्गन कहते हैं और शरीर को बॉडी, शरीर ही कहते हैं अंग्रेजी में। तो चूंकि हमने कोशिका कंप्लीट कर ली है तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे ऊतक। तो ये तो क्लियर ही है कि ऊतक क्या होता है। हमने कहा कि साहब आवाज नहीं आ रही, आवाज तू आज ही आया होगा, एक आध दिन में आदत पड़ेगी बेटा। वैसे आवाज आवाज क्या इशू किस किस को हो रहा है, ज्यादा आ रही है? देखो बेटा, जो नया है थोड़ा सा माइक का तुम्हें आदत नहीं है ना बैठने की, इसलिए पहला दिन है, इसलिए तो लग रहा होगा आवाज का। बाकी आवाज कैसे कुछ होता नहीं है। थोड़ा प्रयास तो कर, सुनने की कोशिश कर, सुनने की कोशिश कर, समझ कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऊतक, तू क्या सुन रहा है? फिर क्या दिक्कत है बोल। देखो आ कहूं, ऊतक को तो भूतक मुतक का सुन रहा हो, उल्टो सीधो। जो सीधो ही सुन रहा हो तो फिर कहा चिंता कर रहा हो यार, अपने घर की बात है कि यही। देखो प्यारो, मेरी बात सुनो बेटा। मैं क्या कह रहा हूं कि अपना शरीर जो है लाला कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कहां से बना हुआ है? और कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक। और आज हम ऊतक को ही पढ़ने वाले हैं। ऊतक से मिलकर बनेगा अंग, तो फिर अंगों को पढ़ेंगे, अंग तंत्रों को पढ़ेंगे, ठीक है। और अंगों से मिलकर बनता हमारा संपूर्ण शरीर। कोशिका हमने निपटा ली है, कोशिका को हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब आज की क्लास में हम आज हम टिश्यू यानी कि ऊतक को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ऊतक को बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लिख रहा है टिश्यू। तो पहली बात कि ये ऊतक है क्या, किसे ऊतक कहते हैं, तो इसकी सरल सी परिभाषा है। इधर ध्यान देना बच्चों कि अकेला इतना कह देना कि ऊतक कोशिकाओं का समूह है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये सही करो। सही क्या करें कि एक जैसी कोशिकाओं से मिलके बने हुए ये समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बात समझ रहे हो? कोशिकाएं हमारे शरीर में भांति भांति प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जिन कोशिकाओं से बेटा हड्डी बनी है उनसे खाल नहीं बन सकती। बात समझ रहे हो? जिन कोशिकाओं से खाल बनी है उनसे रक्त नहीं बन सकता। जिनसे रक्त बना है उनसे मांसपेशियां नहीं बन सकती। बताओ बात समझ में आ रही क्या मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? हिंदी में ही बोल रहा हूं अपनी घर की भाषा में कि जिन कोशिकाओं से हड्डा बने हैं क्या उनसे त्वचा बन सकती है? स्किन नहीं, उनकी संरचना अलग होगी, इसकी त्वचा की संरचना अलग है। इसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूं कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह, कैसी कोशिकाएं हैं? एक जैसी, उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? टिश्यू अथवा ऊतक कहलाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यही बात है बच्चों। देखिए, सर्वप्रथम जो टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक किसने किया था? बिचेट ने किया था। ये लिखा है बिचेट, ये आप लोग याद करें। ये शब्द किसने दिया था? तो बिचेट के द्वारा दिया गया था, फ्रांस के किया गया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सचर से हुआ है, जिसका अर्थ है बुनना। क्या होता है? बुनना। वास्तव में हम जैसे कि दो धागा लेके बुन देते हैं, ऐसे कोशिकाओं का बुना हुआ स्वरूप क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ये एक लैटिन शब्द था टेक्सचर, जिससे बना है क्या? हमारा टिश्यू। टेक्सचर से क्या बना बेटा? टिश्यू बना है, जिसका अर्थ सबसे बार कैसे किया था? बिचेट ने किया था। ये एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये टिश्यू शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया है? तो बिचेट ने किया है। ये शब्द बना कैसे? तो हमने कहा साहब ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा? टेक्सचर, इसका अर्थ होता है बुनना, उससे ही क्या बना है? टिश्यू। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, शब्द से जो अर्थ निकलता है वो है, ठीक है। ऊतक के अध्ययन को
करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? जैसे कि हम कोशिकाओं के अध्ययन क्या बोल रहे थे? साइटोलॉजी। ऐसे हम ऊतक के अध्ययन क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है बेटा। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपेरिखी, तो पढ़ लीजिए, ज्यादा बड्डी अंग्रेजी हैगी, बड्डी अंग्रेजी ने कम पढ़ा हुआ था। ठीक है, मार्सेलो मार्सेलो मार्फी खाते बर्फी। ठीक, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये ऊतक विज्ञान के पापाजी हैं। को हैं ये मार्सेलो भैया, को हैं ऊतक विज्ञान के पिताजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? ऊतक विज्ञान। अरे बेटा प्यारे तो देख ले यार, मैं पढ़ा लगा, तुम क्या बतलाऊ करते हो यार? अब अच्छे वाले में कुटोगे, फालतू में बेमतलब में मजा आएगा है? तो ऊतक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह। क्या है बेटा? समान कोशिकाओं का समूह। एक जैसी कोशिकाएं होती है उसे क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं। जो किसी विशेष कार्य करने के लिए एक जगह एकत्रित तो हो जाते हैं, जैसे कि त्वचा शरीर की रक्षा करने के लिए, रक्त संवहन करने के लिए, हड्डियां शरीर को एक ढांचा देने के लिए, हृदय पंपिंग करने के लिए, ये एक जैसा कार्य कर रहे हैं, उसे उनका समूह का कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। बहुत सिंपल सा, लेकिन समूह बेटा ध्यान रहे, एक जैसी कोशिका। जैसे एक ऊतक है, जिसमें आपको देखिए बहुत सारी दिख रही कोशिकाएं, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, ये मिलकर क्या बना है? ऊतक बन गया। क्या बन गया? ऊतक बन गया। अब देखो ऊतक, अब चूंकि आप जानते हैं सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो सजीव मतलब जीव, सजीव तुम जानते ही हो, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है? कि निर्जीव वृद्धि नहीं करते, प्रजनन नहीं करते। क्या नहीं करते? वृद्धि और प्रजनन नहीं करते। ठीक है, मैंने कहा कि साहब ये जो कुर्सी है, टेबल है, ये जितने बड़े उतने बड़े रहने वाले हैं ना, इनके बच्चे होंगे। लेकिन पेड़ पौधा है या जंतु है तो उनके बच्चे भी होते हैं, वो छोटे से बड़े भी होते हैं। ये सजीव निर्जीव की क्या है? पहचान होती है। सजीव दो टाइप के होते हैं, हमने बांट लिया था, एक तो पौधे और दूसरे जंतु। पौधे क्या होते हैं बेटा? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण से। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल में और ऑक्सीजन का CO2 पानी मिलकर क्या बनता है? उनका भोजन बनता है। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक। ठीक है, वो प्रोडक्शन करते हैं और हम क्या होते हैं? उपभोक्ता। हम पौधों से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं। क्लियर है? पौधों से जो भोजन बोलता है उसे हम खाते हैं, हम कभी भोजन बनाते नहीं है, हम पौधों पर ही निर्भर हैं। इसलिए हम क्या है? उपभोक्ता है। रोटी खाते हुए गेहूं से बनी हो, गेहूं कहाँ से बनो? पौधा से। कछु भी खाएगा वो आखिर आए कहाँ से? पौधा ही से आएगा। इसलिए हम क्या है? हम कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के ऊतक हो जाएंगे, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं? जंतु विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? जूलॉजी। जब बॉटनी पढ़ेंगे तब किसको पढ़ेंगे? पादप विज्ञान को। तब पादप ऊतक को पढ़ेंगे। अभी हम किसको पढ़ेंगे? जंतु ऊतक। किसको पढ़ेंगे? ठीक है, चलिए, तो पहले हम किसको पढ़ेंगे? जंतु ऊतक को। जंतु ऊतक, अच्छा जंतु ऊतक पहले ये मैंने बताया कि साहब जिस प्रकार से कल ही बताते थे, तो कोशिका सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू ऊतक, ग्रुप ऑफ सेल, और उनसे मिलकर बना होता है क्या? अंग, और अंगों से मिलके अंग तंत्र बनते हैं, और तंत्र से क्या बनता है? पूरा शरीर बनता है। ठीक है, देखिए ऊतक के प्रकार, ऊतक दो प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू, और नर्वस टिश्यू। हिंदी में उपकला ऊतक, फेसीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जिसको जो समझ में आए वैसे पढ़ो, अंग्रेजी हिंदी। अंग्रेजी पढ़ोगे तो और ज्यादा फायदा में रहोगे। अंग्रेजी क्या है कि मजबूरी हो गई है, बाकी अंग्रेजी बेकार भाषा है, वाहियात। तो उपकला ऊतक, उपकला ऊतक कुछ को हम एपिथेलियल टिश्यू, पेशीय टिश्यू को मस्कुलर, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, और तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम याद रख लेना, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा इंग्लिश का महत्व बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि साइंस में क्वेश्चन में इंग्लिश के ही शब्द पता वो ऐसे लिख देते हैं, उन्होंने लिख दिया क्या? तंत्रिका। जैसे आजकल व्यापम वाले क्या करते हैं? आराम को वो उठाते हैं पेपर, गूगल से ही सीधा ऐसे गूगल ट्रांसलेट कर देते हैं। क्या करते हैं? गूगल ट्रांसलेट। हिंदी पेपर में एग्जाम हिंदी में भी होता है क्वेश्चन, और इंग्लिश में भी होता है। तो उन्होंने ये जैसे स्पेलिंग नहीं लिखते, जैसे अंग्रेजी वाले को लिख दिया नर्वस टिश्यू, और आपको लिख देंगे ऐसे क्या? कि नर्वस। क्या लिख देंगे?
मतलब इंग्लिश को ही लिख देते हैं देवनागरी में, नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू लिख देते अपन को बेटा पता ही नहीं है अपन तो याद कर गए थे क्या, तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। इसलिए ऐसी दिक्कत आती है कभी कभी देखने को, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश नाम भी पढ़ लेना। मुझे से आदमी ने जी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आए, बाणा रट लाए, तो तुम तो रट ही सकते हो, तुम तो वैसे विद्वान हो, नहीं हो। अब हम पहले ऊतक को पढ़ेंगे। देखो हमने कितने पढ़े, 4 ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। हम पहला ऊतक पढ़ते हैं, कौन सा, उपकला ऊतक। बेटा उपकला ऊतक जो होता है ना, उससे अंग की बाहरी त्वचा वगैरह इसका निर्माण होता है। जो हमारी स्किन है ना, ये काय से बनी हुई है, उपकला ऊतक से। अच्छा अकेले यही नहीं, किसी भी अंग का बाहरी कवर, जैसे मान लीजिए हृदय, हृदय की बाहर की संरचना, या हमारी जो जो आंतरिक अंग है उनकी बाहरी संरचना है ना, किडनी है उसकी ऊपर की लेयर, जहां पर लेयर बनती है वो काय से बनती है, काय से बनती है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ना आ रही हो तो कह दे, मैं दोबारा बताऊंगा। ऊतक समझ गए, ऊतक, ऊतक काय से कहते हैं, बता, हाँ, कोशिका का समूह, ठीक है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। ऊतक से अंग, अंग माना हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, आंख है, नाक, त्वचा, ये सब अंग है, और इनसे क्या मिलकर बनता है, शरीर, अंग तंत्र शरीर। तो अपन ऊतक पढ़ रहे हैं, ऊतक क्या बते होते हैं, ऊतक क्या बते होते हैं बेटा, 4 बते, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब ऐसी कहाँ की बात जो समझ में ना आए, हाँ अगर अपन घर से सौगंध खा के आए होंगे बाप के, हमें समझ नहीं है तो फिर नहीं समझा पा रहा हूं मैं, घर से बाप के खा के आए हो, बाप के हमें समझ नहीं है, बाकी तो तुम्हें समझ में आएगी अगर समझ भी आए हो तो पहले ऊतक का आएगा भैया, उपकला ऊतक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, का कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का होता है बेटा, जैसे अंगों की बाहरी त्वचा या स्किन का निर्माण होता है, पास किताबन का एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आ गई मेरी। अब एपिथेलियल टिश्यू देखिए, यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परतों पर पाया जाता है, क्या पे, लेयर्स, जहां परत होगी वहां पर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाने काम करता है। यह शरीर की खुली सतह, जहां पर सतह कैसी होती है, खुली होती है, ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। त्वचा ना होती तो हमारी जो अंदर मांस है, मांस मज्जा या जो हमारी हड्डियां हैं उनको सीधा कसीदा जो है चोट पहुंचती कि नहीं पहुंचती, त्वचा क्या करती है, रक्षा करती। देखिए ये मैंने कहा जैसे हमारी त्वचा है, ये त्वचा है, मैंने इतनी मोटी त्वचा बना दी बेटा, इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है कौन सा, ऊपर वाला भाग, और एक होता है जो नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, तो इसे बोलते हैं क्या, डर्मिस, क्या बोलते हैं, डर्मिस। तो नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, डर्मिस, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। त्वचा का ऊपरी लेयर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका एपिडर्मिस। और अगर छुल जाओ तो नीचे सफेद सफेद सी खून नहीं हीट है, कभी बोला जब छुल जाना खून नहीं हीट है, वो नीचे की वाइट वाइट सी लेयर निकल आती है, वो क्या होती है हमारी फिर, ठीक है, ये डर्मिस होती है। त्वचा में क्या होते हैं बेटा, त्वचा में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम, त्वचा में 3 प्रकार के छिद्र होते हैं बेटा, एक जिन्हें हम बोलते हैं क्या, स्वेद, स्वेद ग्रंथि, क्या बोलते हैं, स्वेद ग्रंथि माने कि पसीना की ग्रंथि, काय ग्रंथि, स्वेद का मतलब क्या होता है बेटा, पसीना। दूसरी होती है स्लैब ग्रंथि, क्या होती है, स्लैब ग्रंथि मतलब होता है जैसे तेल निकलता है, इसे तेलीय ग्रंथि भी बोलते हैं। आप देख कभी नाक पे तेल आ जाता है, यहाँ पे आपके ना ऑयली स्किन है यार, स्किन है ना, वो लगाओ फेयर एंड लवली, थोड़ी खा जाओ, थोड़ी लगा जाओ, तो वही श्वेत ग्रंथि, स्लैब ग्रंथि। और एक और ग्रंथि देख साथ में क्या होता है, इसमें रोम होते हैं, क्या होते हैं, रोम। वास्तव में जहां पर स्लैब, जैसे मैंने कहा कि बेटा ये रोम है, आपकी त्वचा पर ये रोम है, तो यहीं पर क्या पाई जाती है, स्लैब ग्रंथि, यहीं स्लैब ग्रंथि, क्योंकि ये जो रोम हो ना, रोम उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए, उससे तेल निकलता रहेगा और रोम के आसपास तेल जमा होता रहेगा, इसलिए क्या पाई जाती है, स्लैब ग्रंथि। बारन में तेल काय लगाते हैं अपन, बारन में तेल काय लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि ये जो बाल है ना हमारे, ये बाल जो हमारे हैं ये प्रोटीन से बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, प्रोटीन से, और ये जल में जो है प्रोटीन घुल सकता है, बाल ऐसे सीधे घुल जाए, इन बार बार धोने से आपके बालों को नुकसान होगा,
इसलिए हमें इसको क्या करते हैं, लगा लिया अपने जैसे बाल साफ करके तेल, इसमें तेल लगा लेते हैं, जिससे क्या कि इनका बाहर से क्या हो जाए, वाटर प्रूफ हो जाए। क्या हो जाए, वाटर प्रूफ। यदि पानी पड़े तो इन पर अंदर तक ना जाए। आ रही बात से में, ठीक है। अब जैसे तुम देखे होंगे कि लड़का ज़्यादातर लड़का गंजा होते हैं, महिलाएं गंजी नहीं होती। यहाँ के बाल है ही नहीं गंजी महिला, देखा क्या, लड़के ज़्यादातर गंजे हो जाते हैं, पुरुष होते हैं दादाजी गंजे, पिताजी गंजे, जहीं तक गंदे हो जाते हैं। क्या करने, थोड़ी जी महिलाएं होती हैं गिनाऊ होती हैं, गिनाऊ, गिनाऊ जानते हो ना, गिनाऊ। ये 4 4 6 8 8 दिना में 8 8 दिना में बाहर धोते हैं, इनके बाहर नहीं करे जड़ा दे गए। अपन हर दिन 3 दिन में 3 बार नहा लेते हैं, इसलिए अपने जड़ जाते हैं। अच्छा ऐसा ही सुनिए, ये तो मजाक वाली बात थी। बात यह है कि थोड़ा बहुत इसका प्रभाव भी रहता है, लेकिन ये जेनेटिकल असर है। क्या है, अनुवांशिक। सामान्यतः ये बाल गिरना ना, ये अनुवांशिक डिसीज है जो माता पिता से बच्चों में आती है। खासतौर पर इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं, लेकिन प्रभावी काय में होता है, पुरुषों में। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर आपके पिताजी गंजे हैं और आपके दादाजी भी गंजे थे, तो तुमको इस ब्रह्मांड की कोई दवा गंजे होने से नहीं रोक सकती। ये मान के चलना कि तुम्हारे बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। अगर आप लड़का हो तो लड़कियों के नहीं गिरेंगे, गिरते हो थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़ा छुपा लेती हैं, बाल बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बात सही में आपको। तो मैं ये कह रहा था आपसे, उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू, जिनसे क्या बना होता है, बाहरी परत बनी होती है, ठीक है। यह शरीर के सभी अंगों पर पाए जाते हैं। इनकी खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंचा जा सकता है। नहीं, कोई अगर स्पेस खुला है तो वहां पर ये पाए जाते हैं, जिससे कि उसका नुकसान ना हो अंग का। हमारी त्वचा, स्किन, इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इसी ऊतक की कमी से क्या आ जाती हैं, झुर्रियां। अगर आपके शरीर में ये उपकला ऊतल, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे तो कोशिकाएं मरती जाएंगी, और कोशिकाएं मरेंगी तो कोशिकाओं में क्या बना होता है, टिश्यू बना होता है, तो झुर्रियां आ जाती हैं, ये बिल्कुल ना, झुर्रियां पड़ जाती हैं। या ठंड से बचाने के काम करता है। आपका त्वचा पे जो ग्लो है, जो अब चमक है ना, वो फेयर एंड लवली की वजह से नहीं है, वो काय की वजह से, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से, ठीक है। सुंदरता प्रदान करती हैं और चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। आपको चोट भी लग जाए तो उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। आप अगर गेहूं गलाकर खाओगे तो आपकी त्वचा में विटामिन ई आएगा। क्या आएगा, विटामिन ई। अंकुरित गेहूं खाने से विटामिन ई आता है और चेहरे पे क्या आता है, ग्लो आता है। कपाल भांति करने से, कपाल भांति जानते हो, एक प्राणायाम होता है, झटके सांस बाहर फेंकते हैं, वो करने से भी क्या आता है, चेहरे पे ग्लो आता है, चमक आता है चेहरे पे, ठीक है। कि उसका नाम ही कपाल माने चेहरा, भांति मतलब चमक होता है। क्या होता है, चमक। करा करो। अब उपकला ऊतक भी बेटा जो होते हैं ना, अभी हम देखा ऊतक 4 प्रकार बताए थे आपको, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, उपकला ऊतक को। किसको पढ़ रहे हैं, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक भी बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो उपकला ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, सरल सल्की उपकला, स्तरीय उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला। और ये अंग्रेज बनना हो, अंग्रेज भी नाम दिए। देखो सरल सल्की मतलब इनकी एक ही लेयर है कोशिकाओं की। तो इसमें आपको दिख रहा है कोशिकाओं केवल कैसी लेयर है, एक कोशिकाओं की लेयर है, उसे क्या बोलते हैं, सरल सल्की उपकला। स्तरीय मतलब क्या होता है, स्तर मतलब क्या होती है, लेयर, बहुत सारी लेयर्स क्या होती हैं, बहुत सारे। स्तरीय, स्तर मान एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा। देखो इसमें एक स्तर, फिर दूसरा स्तर, फिर तीसरा, मोटे मोटे एक के ऊपर एक। और तीसरा क्या, स्तंभाकार। स्तंभ मान क्या होता है, खंबा। तो ये लंबी लंबी कोशिकाओं, लंबी लंबी कोशिकाओं से स्तंभाकार। और चौथा कहते हैं क्या, घनाकार। घन जानते हो ना, घन, ये इस तरीके से क्या बन जाता है, घन, ठीक है। और ये क्या बनता है, ये स्तंभ बन गया, ये क्या हो गया, घन हो गया। तो देखो ये स्तंभ, ये चौकोर 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 जोर कोशिका मिलकर बन गया, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये इन कोशिकाओं के आकार के आधार पर ही जो है, हमने कहा साहब उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो कौन सा, सरल सल्की उपकला, स्तरीय उपकला, स्तंभाकार और एक लेयर, मुलक लेयर, स्तंभ के आकार की और घन के आकार की। सही में आ गई मेरी बात, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। हेलो, 10 मिनट बाद नहीं, 10 मिनट बाद करना, थोड़ा क्लास में, थोड़ा क्लास ले रहा हूँ मैं कॉल करता हूँ उधर से। देखो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, सरल। तो ये सरल सल्की उपकला ऊतक, सरल जो है एक लेयर वाले,
ये कहाँ पाए जाते हैं? ऐसी देखो जहां पर अपनी त्वचा बहुत ज्यादा पतली होती है, कैसी होती है? पतली त्वचा होती है। जैसे ये अपनी त्वचा पतली है, चेहरे की त्वचा है, या सबसे पतली त्वचा कहाँ की होती है? आंख के नीचे की त्वचा, ये तो ये थी। और आप देख लेना मधुमक्खी जब खाती है यहीं खाती है पतली, या यहाँ खाएगी या यहाँ खाएगी पतली त्वचा पे। मधुमक्खी को गद्दी में खा जाए, कंधा खा जाता नहीं खाएगी, वह कहाँ खाएगी? नाक पर खाएगी, तो खाएगी पतली त्वचा में खाती, डंक के चला जाए वहीं सूझेगा। ऐसी ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और यह अत्यधिक पतली व कोमल सतह पर निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? पतली सतह। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा चपटे होते हैं। देखो आप देखें अगर इनके इनके कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। शरीर की बाहरी सतह पर ये पाई जाती हैं, त्वचा पर जो पाई जाती हैं हमारी। और कहाँ पाई जाती हैं? रक्त नलिकाओं की दीवार, जो हमारी रक्त की नली हो है अंदर, नसें नसें की इसी से बनी होती हैं दीवार पर। फेफड़े के अंदर देखो, फेफड़े में वायु कोश, फेफड़े के अंदर जो होते हैं ना वायु कोश, अंदर ये अंदर दिख रहे होंगे आपको, ये जो वायु कोश है इसके अंदर, ये जो ये देखो ये वायु कोश दिख रहे हो तुम्हें, ठीक है। तो फेफड़े के अंदर वायु कोश में पूरी घूम गई अब इमेज, क्या कह रही है? चलो कोई नहीं, ऐसे हम पढ़ा देते हैं। देखो टेढ़ी हो गई बस भाई कहते हैं। देखो तो और कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ों के वायु कोश में, एल्वेली अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, और ग्रास नली, ग्रास नली मतलब क्या? आहार नाल में, ये हमारी क्या होती है? ग्रास नाली, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? शरीर की बाहरी त्वचा पर, रक्त नलिकाओं की दीवार पर, फेफड़ों के अंदर वायु कोश में, और ग्रास नाली। ठीक है, चलिए स्तरीय उपकला। स्तरीय उपकला मतलब समझ रहे, जिनकी बहुत सारी लेयर होती है। त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए, यानी कि जहां पर त्वचा कैसी होगी? मोटी होगी। कैसी होगी? त्वचा मोटी होगी, जिससे कि त्वचा कटने फटने से बच जाए। वहां पर कैसे पाए जाएंगे? इस तरह यानी बहुत सारी लेयर वाला। बचाने के लिए कई एपिथेलियल परतें उपस्थित होती हैं। एपिथेलियल समझे ना? एपिथेलियल परतें मतलब बहुत सी लेयर्स। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें स्तरित उपकला, पैटर्न मतलब समझते, एक लेयर एक पैटर्न दूसरा पैटर्न ऐसी रहती हैं। तो ये कहाँ पाई जाएंगी? जैसे कि यहाँ पर हमारी जैसे हथेलियाँ हैं, जैसे कि हमारे कंधे, इनकी त्वचा थोड़ी सी कैसी होती है? कड़क होती है। तो ये इस तरह की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है, पंजे हैं, गद्दियां हैं, ये जहां भी त्वचा आपकी मोटी है वहां पर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है हमारी कौन सी? घनाकार कोशिकाएं। घनाकार कोशिकाएं ये कैसे होते हैं? घन के आकार के। कैसे होते हैं? घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं, और इनको बना होते हैं ये कोशिकाएं। देखिए इसका मुख्य कार्य होता है स्त्राव और अवशोषण। क्या होता है? स्त्राव और अवशोषण। स्त्राव मतलब क्या होता है? जहां से कोई चीज निकलती है, क्या होती है? या स्त्राव मतलब क्या होता है? निकलना, रिसना। क्या होता है? निकलना। और अवशोषण मतलब क्या होता है? सोखना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जैसे कि लार ग्रंथि हमारे, कहाँ लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? ये लार ग्रंथि मुंह में पाई जाती हैं, है ना? तो वहां पर क्या कौन से कोशिकाएं होती हैं? घनाकार उपकला कोशिकाएं। ठीक है, जैसे मैंने कहा साहब ये हमारी किडनी है, ये किडनी है, बहुत सारे क्या निकालती है? हार्मोन्स स्त्रावन करती है। क्या हार्मोन्स निकालती है? जैसे कि ये अंडाशय है, पुरुष में क्या पाया जाता है? ये अंडाशय, जिससे वीर्य निकलता है, इससे स्पर्म निकलता है। ये महिलाओं में क्या है? गर्भाशय, ये अंडवाहिनी है, गर्भाशय। इनसे भी देखो पुरुष से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से निकलता है? पुरुषों से। और महिलाओं का जो जनन हार्मोन उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, 3 हार्मोन निकलते हैं। ये आगे हम जब पढ़ेंगे ना, जनन तंत्र पढ़ेंगे, तब इनकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे। वैसे नाम अभी आपको मैंने बोल के सुना दिए, जैसे अभी आपने सुन लिया, फिर वहां सुनोगे एक बार तो आपको रिपीट अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं भैया कि जहां से स्त्रवण होता है, कुछ चीज निकलती है, कुछ चीज सूखी जाती है, तो वहां पर कौन सी पाई जाती है? हमारी वो घनाकार। लार ग्रंथियों में, गुर्दे मतलब किडनी की नलिकाओं में, और वृषण और अंडाशय ग्रंथियों का निर्माण में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कौन सा टिश्यू होता है? घनाकार उपकला ऊतक। कौन सी ऊतक होते हैं? घनाकार उपकला ऊतक। ठीक है, और लास्ट में हमारी कौन सी बची? स्तंभाकार। कौन सी बची? स्तंभाकार।
ये हम कौन सी पढ़ रहे हैं? अभी हम उपकला ऊतक ही पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? उपकला ऊतक। ये लंबी एवं पतली कोशिकाओं की एक स्तर पर बना होता है, क्योंकि लंबी है और पतली है, स्तंभ के आकार है। स्तंभ माने क्या होता है? खंबा होता है। क्या होता है? खंबा। ठीक है। इनकी सतह पर माइक्रोविली पाए जाते हैं। आमाशय जानते हो अपना स्टोमच, जो भोजन करते हैं वो कहाँ पहुंचता है? आमाशय में, है ना। जो आमाशय की लाइनिंग में परतों में छोटी आंतों में होते हैं। स्मॉल, देखो ये छोटी आंत है, ये अंदर क्या है? छोटी आंत। ये बाहर क्या है? बड़ी आंत। ये छोटी आंत है, ये हमारी क्या है? आमाशय है। ये हमारी आमाशय है। ठीक है। इसमें ये पाई जाती है। तो क्या होता है, हमारी जो आंत होती है ना बेटा, जैसे मैंने बनाई अपनी ये आंत, जैसे ये हमने कहा कि साहब ये हमारी आंत है, ऐसी आंत होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक जड़, एक वो निकलता है एंजाइम, जिसका नाम होता है जठर रस। क्या होता है? HCl निकलता है। एक बहुत ही खतरनाक एसिड है ये, जो हमारे भोजन को पचाने का काम आता है। अगर आप ये जो हमारी इसके अंदर एक लेयर होती है, कहा कि इन उपकला ऊतकों की, बेटा अगर ये HCl अगर गद्दी पे रख लो ना, गद्दी पे, तो ये आर पार हो जाएगा हाथ के। इतना खतरनाक होता है, इतना तेज होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे बोलते हैं। ऐसे आप गद्दी पे रख लो ना, तो ये आर पार हो जाएगा, लेकिन आपके पेट के अंदर है। क्यों? फिर ये इसको क्यों नहीं पचा रहा? आमाशय को इसमें छेद क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये क्या बनी हुई है? एक लेयर बनी। कभी कभी तुम ज्यादा खा जाते हो, है ना, या खा जाते हो, नहीं खाए तो डकार आती है, एक खतरनाक टाइप डकार आती है, जहीं से लेकर आंख परत चली जाती है, नाक ना आई हो डकार, एकदम पूरे कप जाते हैं अपन। तो वो जो HCl का झटका मारता हूँ ऊपर है। ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में, छोटी आंत में ये पाई जाती हैं। ठीक है। कौन सी? स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है। इसके बाद हमारा ये उपकला ऊतक, देखो एक बार रिपीट कर लीजिए। हमने कहा ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक को हमने वापस से पढ़ा, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? सरल सतही, स्तरित, इसके अलावा घनाकार, इसके अलावा स्तंभाकार। सरल सतही जहां पतली त्वचा होती है वहां पाए जाते हैं, है ना, और स्तरित जहां मोटी त्वचा होती है वहां पाए जाते हैं। और हमने कहा जो हमारे घनाकार थे वो कहाँ पाया जाता है? जहां से कुछ निकलता है, जहां से स्त्रावण होता है, जैसे कि हमारे अंडाशय और हम अपने गर्भाशय में, या फिर अपनी किडनी में, या पाए जाते हैं। और जो हमारे लास्ट में स्तंभाकार होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में। आमाशय में पाए जाते हैं। और कहाँ में पाए जाते हैं? हमारे छोटी आंत में। कहाँ में पाए जाते हैं? छोटी आंत में। समझ में आ गई क्या मेरी बात? स्तंभ के आगे कुछ होते हैं। अब हमने बात कर, अगली बात कर रहे हैं कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक मतलब मस्क्यूलर टिश्यू। क्या कह रहे हैं? मस्क्यूलर टिश्यू। तो बेटा पेशी क्या होती है? पेशी का मतलब क्या होता है? मस्कुलर मतलब क्या होता है? जहां पर संकुचन हो। क्या हो? संकुचन। संकुचन मतलब क्या होता है? फैल जाए, सिकुड़ जाए, बात कहते हैं संकुचन। संकुचन, क्रमाकुंचन। जैसे मैंने कहा, देख, जैसे मैंने बनाई बॉडी, जब बॉडी फूल गई, जहां फूल गई, जैसे मैंने कहा जो सीना फुला दिया, पिचका दिया, फुला दिया, पिचका दिया, है ना। जैसे मैं बैठ गया, उठ गया, जांघों में टाइट, जहां जहां क्या होता है? जहां फैल जाए, सिकुड़ जाए, फैल जाए, सिकुड़ जाए, लचीलापन हो, वह जगह कैसे बनी होती है? मांसपेशियां। क्या कह सकता हूं? मांसपेशियां कैसे बनी होती हैं? मस्कुलर टिश्यू से, पेशीय ऊतक से। समझ में आ रही मेरी बात? चलो, अब ये जो पेशीय ऊतक होता है ये 3 प्रकार का होता है: रेखित पेशीय ऊतक, आरेखीय पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। रेखीय को हम कंकाल पेशीय ऊतक भी कहते हैं, कंकाल, और इसे स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहते हैं। इसके 3 नाम है: रेखीय, कंकाल, स्वैच्छ। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है। रेखीय है क्योंकि ये लंबी लंबी नलिकाओं टाइप में पाया जाता है, रेखाओं जैसे। कंकाल मतलब ये हड्डियों से जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? हड्डियों की। और स्वैच्छिक मतलब मैं अपनी इच्छा से इनमें गति कर सकता हूं, जैसे कि मेरी बॉडी, मांस, ये थाइस, पिडरियां, इन्हें मैं फैला सकता हूं, सिकुड़ सकता हूं। मतलब ये मेरी मुंह, जैसे मैंने गाल फुला दिया,
ये क्या है, ये मेरी मन से कर रहा हूं मैं, मेरे मन से इन्हें फुला सकता हूं, सिकुड़ सकता हूं। और ये कहाँ से जुड़ी हुई है, हड्डियों के आसपास है। कहाँ के आसपास है, हड्डियों के आस, इसलिए कंकाल है, लंबाई में फैली हुई, इसलिए क्या नाम है इनका, रेखीय। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे मैंने कहा साहब आरेखीय, चिकनी या अस्वैच्छिक। आरेखीय है, रेखीय नहीं है, चिकनी है, हड्डियों के आसपास नहीं है, और अस्वैच्छिक ये मेरी जो है इच्छा पर निर्भर नहीं करती। जैसे बेटा कहा मेरी आंतें, क्या मेरी आंतें, मेरी लीवर, मैं जो कुछ भी जितनी भी, अब देखो मेरी आंतें, हमारी जो आंतें हैं, आंतों में हमने भोजन कर लिया, ये जो आहार नाल है, आहार नाल से भोजन चला गया अंदर, आंतों में पहुंचा। अब आंतों में भोजन रखा थोड़ी नहीं रहेगा, आंतें क्या करती हैं, आंतें गोल है, जैसे ये आंत है, ये फैलेगी पिचकेगी, फैलेगी पिचकेगी, या हृदय, या हृदय, तो ठीक है, हृदय को अपना अलग से पढ़ लेंगे। ये जो आंतें हैं अब वो क्रमाकुंचन कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं। जब भोजन जब सिकुड़ेंगी फैलेंगी तभी तो भोजन पचेगा। लेकिन मुझे बताओ कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है कि चलो मैंने आज रोटी खा ली, मैंने कल पचाऊंगा, आज नहीं पचा रहा। वो पचना है, वो सब काम अपने आप, हमारी इच्छा पे कंट्रोल नहीं होता। लास्ट में क्या है, हृदय पेशी ऊतक, ये भी अस्वैच्छिक है कि नहीं, कह दो कि साहब ये हृदय की जो कवर बना हुआ है, अंदर संरचना बनी हुई है, वो काय से बनी हुई है, पेशी ऊतक से। क्योंकि हृदय भी तो सिकुड़ता फैलता है कि नहीं फैलता। मैं क्या कह रहा हूं कि पेशी माने का सिकुड़वो फैलवो, सिकुड़वो फैलवो, संकुचन क्रमाकुंचन संकुचन, ठीक है। जो कौन काम, हृदय को। अब तुम ये सोचो कि हृदय को मैं धड़कने से रोक दूं, है ना, तुम हृदय को धड़कने से नहीं रोक सकते, लेकिन हृदय चाहे तो तुमको धड़कने से रोक सकता है। वो चाहे कि नहीं तुम नहीं धड़कोगे बेटा, वो एक बार धड़कना बंद कर देगा, तुम अपने आप बंद हो जाओगे, ठीक है। तो समझ में आई आपको बात कि पेशी ऊतक कितने प्रकार होता है। पेशी ऊतक, ऊतक मस्कुलर टिश्यू मतलब क्या, जहां पर सिकुड़ने फैलने का काम होता है वहां पर क्या होता है, पेशी ऊतक। और पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है, हमने कहा साहब पेशी ऊतक होता है हमारा 3 प्रकार का, रेखीय, अरेखीय और हृदय। रेखीय स्वैच्छिक स्वैच्छिक है, हम इच्छा पे कंट्रोल कर सकते हैं, अरेखीय अस्वैच्छिक है, और हृदय तो जिससे हृदय की कोशिका, हृदय के अंग हृदय बना हुआ है वो क्या कहलाता है, हृदय पेशी ऊतक कहलाता है। क्लियर, चलिए तो उसको देखते हैं। पहला क्या दिया हमारा, रेखीय, कंकाल या स्वैच्छिक पेशी। इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार, तभी इसका नाम क्या है, रेखीय। तो ये लंबी, देख रहे हैं लंबी लंबी बेलनाकार। अगर तुम में से किसी ने मुर्गा खाया होगा, बकरा खाया होगा, लेग पीस खाया होगा, तो उसके जो लेग पीस होते हैं ना उनमें लंबे लंबे धागे खींचते हैं, ठीक है। तो ये वही है कि आपका लेग पीस मतलब आपकी जांग खा जाए, हाथ की खा जाए बॉडी, तो ये सब क्या है, ये रेखीय। ऐसी नलिकाएं होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, लंबी बेलनाकार तरफ प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेखीय ऊतक कहते हैं। हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए क्या कहते हैं, कंकाल। देखो यहाँ हड्डी के आसपास तो है ही। शरीर की को गति में क्या देती है, सहायता। इनमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, गति करती है, क्या कहती है, मूवमेंट करती हैं, इसलिए सहायता करती हैं, इसीलिए कंकाल कोशिका भी कहा जाता है। और जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहां पाई जाती हैं, इसलिए क्या कहते हैं, स्वैच्छिक। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे देखो ये हाथ में, ये हाथ की जो है, देखो देख रही है आपको, ये हाथ की ये बॉडी, ये हमारे हड्डी, ये बीच में क्या है, हड्डी है, ये बीच में क्या है, हड्डी है, ये हड्डी के आसपास पाई जा रही हैं। तो इसलिए इन्हें कंकालीय कहा। मैं मेरी मन से कर रहा हूं ऐसे ऐसे, तो स्वैच्छिक हो गया। और लंबाई में कैसी है, देखो लंबाई में, तो इसलिए क्या हो गई, रेखीय। क्लियर हो गया। रेखीय कंकाल, रेखीय कंकाल स्वैच्छिक तंत्र में देखिए, यह पेशी मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन और अन्य अंगों में पाई जाती है। वो ये उसी का उदाहरण है, हाथों में, पैरों में, ये गर्दन में ऐसे कर सकता हूँ, गर्दन में भी, तो यहां पर खिंचाव कर सकता हूं मैं, जहां खिंचाव हो सकता है, सिकुड़ सकती, फैल सकती है, ये गर्दन देखो, ठीक है। आरेखीय, चिकनी, स्वैच्छिक पेशी, यह पतली लंबी होती हैं, यह पतली लंबी होती हैं, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती, एक चिकनी होती हैं, धारियां नहीं होती, चिकनी होती हैं, इसलिए इन्हें आरेखीय पेशी कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। जैसे आंतें हैं, है ना, जैसे हमारी आंतें वगैरह हैं, इनमें भोजन चला गया तो अपने आप ही वो, जब उसे होना होगा तब होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वे अस्वैच्छिक पेशी कहलाते हैं, ठीक है।
चाहे किडनी का काम करना हो, आंतों का काम करना हो, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह, आहार नाल से भोजन अपने आप ही नीचे जाता है। हम गले से गुटक सकते हैं, बस जहां तक कंट्रोल है अपनो, जहाँ के बाद फिर अपने आप ही नीचे जाएगा। है कहूँ कहूँ ऐसे हो जाते हैं अपन कहा गए सूखी सब्जी से लगे हैं खावे खावे, सूखी सब्जी से तो यहीं से यहीं पैक 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 हो जाते, फिर जानो पैक महिला मरे। तो ठीक है, का प्रभाव पेशी शरीर के भीतरी अंगों में कार्य करता है। ठीक है, अगला देखिए हृदय पेशी ऊतक। क्या है? हृदय पेशी ऊतक। अगर हृदय की बात करें अपन, हृदय में जिनसे लास्ट है, जिससे क्या बना रहता है? हमारा दिल बना रहता है। ये हमारा दिल है, जो दिल धक धक करता है तो इस पे ही मरता है। तो दिल बेचारा किसी पे नहीं मरता, ये तो पंप करता है, केवल क्या करता है? पंप। इसको बेमतलब में बदनाम कर रखा है ना ये दिल। तो ये इसकी जो इसी की जो कोशिकाएं हैं, ये थोड़ा जूम करके बताया गया कि इसके अंदर ऐसी होती हैं। ये समझ आ रही है? ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है। यहाँ की हमने क्या कर दी, इसको जूम कर दी, ये दिखाया कि अंदर इसकी जो संरचना होती है पेशियों की वो ऐसी होती है। ठीक है, हमारा हृदय पेशी का बना होता है। यह हृदय के अंदर होती हैं, इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है, क्योंकि ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है ना कि आप इसको धड़कना बंद कर दो। ये नहीं, ये धड़कना बंद होगा तो आप धड़कना बंद हो जाओगे। हृदय, हम इस हृदय को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हृदय का पूरा ऑपरेशन करेंगे, हृदय के अंदर जाएंगे, पूरी बात करेंगे। जब हम क्या पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब। अभी सब इतना समझ लें कि हृदय पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। ठीक है, अगला हमारा कौन सा आता है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को समझ लीजिए। तंत्रिका ऊतक जो होता है ये, वैसे इसमें जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ाऊंगा। हमारे संपूर्ण शरीर में चाहे आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हें संवेदी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेदी अंग। ये सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाती हैं? तेरे अगर पीठ में कोई नेक पिन चुभा दे, लीड को लग दे, है ना, तो तुरंत तो पीछे मुड़कर देखे हो, अब तेरे पीठ में कौन आंख लगी थी? भाई पीठ में त्वचा से सूचना गई कहां तक? मस्तिष्क। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो ब्रेन है, ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक रस्सी टाइप की है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरुरज्जु बोलते हैं। और पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है? वायरिंग। क्या फैली हुई है? ये वायरिंग दिख रही है आपको। इसे क्या बोलते हैं अपन? नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बना क्या होता है? छोटी छोटी लंबी कोशिकाओं से बना होता है, लंबी लंबी कोशिकाओं से बना होता है। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोले होते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ऐसी बहुत सी न्यूरॉन कोशिका, मतलब क्या बना होता है? नर्वस सिस्टम। इसका काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। देखिए, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, ब्रेन की रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाई जाती है। यह शरीर की कई गतिविधियों को समन्वय और नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है। तंत्रिकाएं ऊतक संवेदना मतलब सूचना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। वेरी मोस्ट सबसे छोटी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। आई बात समझ? इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना। अभी सिर्फ मैंने क्या ऊतक के बारे में बताया, इसलिए मैंने यहाँ बात कर ली। ये सारे अंग हम पढ़ेंगे आगे। देखिए लास्ट हमारा ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब होता है कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब बेटा क्या होता है? जोड़ना। कनेक्टिव मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो देखिए, ऐसे ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बात सही में आ रही मेरी? ये देखिए, अस्थि माने हड्डी, अस्थि माने हड्डी, बोन। उपास्थि कार्टिलेज, कटकटी सी जो ना हड्डी है ना मांस है, बीच की स्थिति क्या कहलाती है? उपास्थि। लिगामेंट, हड्डी से हड्डी का जोड़, लिगामेंट। और टेंडन, हड्डी से मांस का जोड़। और रक्त, ब्लड, जो पूरे शरीर को जोड़ता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है। ये क्या है? संयोजी ऊतक है। कहां कहां पाए जाते हैं? अस्थि में, उपास्थि में, लिगामेंट, टेंडन। और देखिए मैंने कहा अस्थि है, अस्थि माने हड्डा। आप पूरे कंकाल तंत्र पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। क्या पढ़ेंगे? अब आप आपसे क्या स्टार्ट हो जाएंगे? तंत्र स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएंगे? तंत्र। फिर कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, रक्त प्रसरण तंत्र, तंत्र पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरी हड्डियों में बताऊंगा। देखिए, अस्थि एक प्रकार का हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू है।
सिर्फ टिश्यू है। जो संयोजी ऊतक होता है शरीर को प्रोटेक्शन देता है और मूवमेंट प्रदान करता है। मतलब इसमें क्या होती है, गति होती है और हमारी सुरक्षा होती है। कहाँ से? अगर तुम्हारी हड्डी निकाल ले जाना पूरी तो तुम्हें एक बैग में भर ले जाएंगे। क्या भर ले जाएंगे? ऐसे छोड़ दे, तुम्हें छोड़ दे तुम, जो शरीर का आकार का है वजह से, हड्डियों की वजह से। आरबीसी डब्ल्यूबीसी, हमारा खून कहाँ बनता है? हड्डियों के बीच में। आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? हड्डियों के बीच में। खाली जगह होती है जैसे हड्डी है, इस हड्डी के बीच में क्या बनेगा? हमने कहा इसके बीच में, इसके बीच में आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनेगी। और हड्डी कहाँ से बनी होती है? कैल्शियम फास्फोरस से। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करती है। मिनरल्स मतलब क्या होते हैं? खनिज। जैसे कि क्या? कैल्शियम मिनरल है, फास्फोरस मिनरल है, चूना, ये क्या होते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स माना तत्व होते हैं, खनिज तत्व। ठीक है। इनमें उपास्थि सेल को ऑस्टियो, इनमें जो भी सेल, अस्थियों में जो सेल होती है ना, उपस्थित होती है। सेल मतलब कोशिकाएं। हड्डी जिन कोशिकाओं से बनी होते हैं उनसे कहते हैं ऑस्टियोसाइड। क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट। हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है? ऑस्टिस। ठीक है। हड्डी से बोन कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? बोन। और जो मैंने कहा उपास्थि, उपास्थि को, जैसे आपका ये घुटना है, ये क्या है? आपका घुटना, ये घुटना है। समझ रहा है मेरी बात? ये घुटना है बेटा। तो घुटना में देखो, ये तो आपकी क्या है? हड्डी है। और ये जो बीच में जहां पर हड्डी खत्म होती है और जहां अपनी जहां बीच में, तो ये कटोरी, कटोरी नहीं, कटोरी तो हड्डी है। कटोरी और हड्डी के बीच में जो चिकनाई है, जो कटकटानी चिटक जैसी लगता है। कैसी लगता है? चिटक जैसी। हड्डी एकदम लकड़ी है और मांस हलवा है, लेकिन जन हड्डी है न मांस है। जो कैसी है? चिटक जैसी है। चिटक जानते ना? तो जो भाई है, इसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। मांस और हड्डी की बीच की स्थिति, इसे बोलते हैं उपास्थि। अस्थि से नेक छोटी, जैसे अध्यक्ष से नेक हल्को को होता है उपाध्यक्ष, अस्थि से नेक हल्की तो उपास्थि। समझ आ गई मेरी बात? तो इसके कहते हैं अंग्रेजी में कार्टिलेज। उपास्थि एक विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक होता है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करता है। क्या करता है? चिकनी सतह प्रदान करता है। और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां पर लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। देखो, जहां मूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए? जहां गति चाहिए। ये जोड़ ने हालात रहने चाहिए। नहीं पता डॉक्टर ने क्या छोड़ते हैं? कट्ट कट्ट बैठे चट्ट पट्ट, ये जोड़ इन्हें हालात रहना चाहिए। क्या अगर धरे रहेंगे ना तो जिनमें जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? इनमें जो भगवान ने ग्रीस दवा ना, वो ग्रीस वो खत्म हो जाएगा। और जो ग्रीस बाजार में नहीं मिले, तो सोचो कुछ बड़ा जाए हड्डन को ग्रीस, ये जोड़ा ना फिर डालना है ना। देखिए, कार्टिलेज उपस्थिति में जीवित सेल को क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ड्रियोसाइट। जैसे हड्डियों में क्या बोला था? ऑस्टियोसाइट। यहाँ क्या होती है? कॉन्ड, यानी कि उपास्थि जिन कोशिकाओं से बनी होती है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ड्रियोसाइट। याद करना पड़ेगा। निकल मैं तुम्हारी हड्डा, बोन ना कार्टिलेज दो ही तोड़ दे हूं। कल याद करके ना है ना, तो बोन और कार्टिलेज तोड़ ही दे हूं। समझ लीजिए। फिर लास्ट में देखिए, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या कहलाता है? टेंडन। देखो बेटा, ये टेंडन है जो काश जोड़ रहा है इस हड्डी को काश जोड़ रहा है? मांस से जोड़ रहा है। ये मांस है, ये टेंडन है। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट। बस इतना याद रख लेना, हड्डी को मांस से जोड़ता है टेंडन, और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। कनेक्टिव की बात चल रही थी। लास्ट में रक्त ब्लड, रक्त या रुधिर। अब ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा रक्त पढ़ना पड़ेगा। रक्त लेकिन चूंकि पूरे शरीर को जोड़ता है। आप जानते हैं हमारा खून है, ये अंदर बह रहा नस में, इसमें ये क्या होते हैं? कण। ये आरबीसी हैं, ये सफेद सफेद क्या है? डब्ल्यूबीसी है ना। प्लेटलेट्स भी हैं, है ना। और संग पानी में तैर रहे वागुना प्लाज्मा होता है। हम रक्त बना होता है दो चीजों से, प्लाज्मा माई होगा और ये होगा मोतियन बारो माई। ठीक है। तो ये क्या है? ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कण है, और ये क्या है? रक्त है। ठीक है। तो तक क्या था? इनका अंतर कोशीय पदार्थ तरल होता है, कोई जिसमें कोशिकाएं बिखरी होती हैं। वो तरल पदार्थ क्या होता है बेटा? प्लाज्मा। प्लाज्मा हम क्या होते हैं? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजित है, लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड। मन लगा नहीं, एक गुम में मन लग जाएगा।
ध्यान रखा करो, एकमात्र सरल ऊतक है। इस प्रकार से हमारा ऊतक होता है कंप्लीट। ये पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, कल मैं पूरा पूछूंगा। करंट अफेयर्स में डाल दिया था वीडियो, और आपने अपने सभी लोगों ने ऐप इंस्टॉल कर लिया है, कर लेना। उसमें मैंने फ्री वाले में अभी मैं सारे, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ने में आपको समस्या जो आती है वो कहाँ से ख़त्म हो जाएगी, अब आपकी ऐप से। इसमें मैं आपके टेस्ट भी डाल रहा हूँ आज, इसके वजह अब मैं हर टॉपिक का टेस्ट डाला करूँगा उसमें, क्या है, मैं अपने ऐप में। ऐप में आपको यदि ना मिलेगा ना, तो उसमें पहले जो होता है प्रोफाइल, उसमें अगर मान लो आप 299 मैंने जे नहीं देना है ना, वो फ्री मटेरियल है, वहाँ में खोलोगे ना, बताऊँ ला, बता है मॉडी, रुक जा बता रहा हूँ ले। जो ये है 3 डॉट, जे बगल 3 डॉट, और दूसरा ऑप्शन है वो फ्री मटेरियल, ठीक है। और जहाँ मिलेंगे पहले डॉक्यूमेंट्स, जहाँ मिलेंगे तो जिस सब कागज, जहाँ मिलेंगे वीडियो जो मैंने डालना है साइंस के, एमपीजीएस के जे, और फिर जे जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, को टेस्ट को, क्या है वो टेस्ट, ये फ्री की जुगाड़ है जा। और अगर फ्री नहीं करना है, पैसा देना है, 299 रुपया को रिचार्ज करवाओ, वो तुम नहीं दे रहा 2 रुपया, तुम टेस्ट डाउनलोड कर लो, ताकि जब टेस्ट चलेंगे ना तुम अपने आप दोगे। फिर मैं आधे जब डाल कर आधे नहीं कर दूंगा, नहीं डाल रहा हूँ सर, हाँ डाल दो।